हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है जीएस का मॉक पेपर डीएलएड के लिए, जो हमारा डीएलएड का क्रैश कोर्स चल रहा है। और अगर डीएलएड के अलावा अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूके पीसीएस में या आप यूके ट्रिपल एससी कोई भी तैयारी करो, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, पटवारी, किसी की भी तैयारी करो तो सबके लिए क्या है, ये वाला जो मॉक पेपर है जीएस का वो इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का मॉक पेपर। और आज का हम, अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आज का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 100। तो जरूर लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे हमें क्या मिलता है, अगली वीडियो बनाने के लिए आपका सहयोग मिलता है, तो हमें एक मोटिवेशन रहता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बंगाल का गवर्नर जिसने क्या की थी, आत्महत्या की थी, वो गवर्नर कौन था बंगाल का जिसने क्या की थी, आत्महत्या करी? वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव, विलियम बेंटिंग या मेटकॉफ? इसका सही आंसर होगा आपका क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने क्या करी थी, आत्महत्या करी थी इंग्लैंड जाके। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या करा था? ये एकमात्र गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग जिस पे क्या लगा था, महाअभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट हुआ था इस पे, क्या, वॉरेन हेस्टिंग पे। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसने क्या करा था, सती प्रथा को खत्म करा था 1829 में। ठीक है। फिर इसने क्या, ठगी प्रथा को खत्म करा था 1830 में। ठीक है, सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा 1830 में इसने खत्म करी थी। और क्या क्या करा इसने, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या स्थापना करी थी इसने 1835 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का 1835 में किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ये क्या था वहाँ का गवर्नर। चार्ल्स मैटकॉफ, ये इसे क्या कहा जाता है, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, क्योंकि इसने जो समाचार पत्र पर बैन था वो हटा दिया था। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र पर बैन हटा दिया था, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। यहाँ पर हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन वो क्या, हर जो हमारा ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है कि पूरी डिटेल छिपी रहती है, तो आपके 200-250 क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, तो इसलिए वीडियो को क्या जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस टाइम भारत का वायसरॉय कौन था? ठीक है, मिंटो सेकंड, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या चैम्सफोर्ड? तो बंगाल विभाजन के समय जो विभाजन किया था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। देखो, लॉर्ड कर्जन ने और क्या क्या किया। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे सीआईडी की स्थापना की 1903 में। ठीक है। फिर इसने क्या, विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बनाया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। फिर इसने सिंचाई आयोग बनाया 1901 में, कर्जन ने 1901 में क्या बनाया, सिंचाई आयोग। ठीक है। और ये जो वॉइसरॉय था ये कब से कब तक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक था। ठीक है। लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड ने क्या क्या करा, देखो, इसने कांग्रेस, जब कांग्रेस का विभाजन हो 1907 में, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तब ये क्या था, इस टाइम वॉइसरॉय था। ठीक है। 1905 से 1910 तक ये वॉइसरॉय था। ठीक है। और समाचार पत्र अधिनियम भी निकाला इसने 1909 में। ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने दूसरा क्या निकाला 1909 में, समाचार पत्र अधिनियम भी निकाला। ठीक है। अब आता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने क्या क्या करा, लॉर्ड डफरिन जो वॉइसरॉय था, ये 1884 से लेकर 1888 तक भारत का क्या था, वॉइसरॉय था। ठीक है। तो इसने लेडी डफरिन फंड की स्थापना की, भारत में क्या, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना की इसने। ठीक है। कब, 1885 में। ठीक है। इसी टाइम कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है। और टेनेंसी एक्ट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया है, लॉर्ड डफरी ने, टेनेंसी एक्ट, ये भी निकाला इसने कब, 1885 में। ठीक है। तो ये दो काम किए थे किसने, डफरिन ने। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम क्या क्या हुआ, ये गवर्नर था 1916 से, सॉरी वॉइसरॉय था 1916 से 1921। ठीक है। तो देखो,
तो इसने क्या क्या काम किया है, इसके टाइम क्या क्या हुआ, एक रोलेट एक्ट आया 1919 में, जिसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला कांड हुआ, जलियांवाला 1919 में 13 अप्रैल को, ठीक है। असहयोग आंदोलन इसी के दौरान हुआ 1920-21 में, ठीक है। तुम्हारा क्या खिलाफत आंदोलन भी इसी के दौरान हुआ। तो ये थे इनके क्या छोटे छोटे डिटेल, इन्हें भी आप नोट करते जाइए। तो आपके एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, एक पे आपके 4-5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो आप सबको क्या कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए, ठीक है। फिर अगला है बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की। जो बहिष्कृत भारत पत्रिका थी वो किसने प्रारंभ की, गांधी जी, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर या शिंदे जी। इसका आंसर होगा आपका अंबेडकर, ठीक है। अंबेडकर ने क्या की थी, बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू की थी, ठीक है। बी आर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर की अदर पत्रिका कौन कौन सी थी, एक तो वो थी बहिष्कृत, फिर एक मूक नायक, मूक नायक पत्रिका निकाली थी 1920 में, ठीक है। जनता पत्रिका निकाली थी 1930 में अंबेडकर जी ने, ठीक है। फिर प्रबुद्ध भारत निकाली थी 1956 में, प्रबुद्ध बनने से पहले, ठीक है। 1956 में प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन किया किसने, भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी ने क्या क्या किया, देखो गांधी जी की पत्रिका कौन थी, गांधी जी की पत्रिका थी आपकी यंग इंडिया 1919, यंग इंडिया 1919, इसे भी याद रखना आप, ठीक है। हरिजन 1933, गांधी जी की पत्रिका थी एक हरिजन 1933, पूना एक्ट के बाद, ठीक है। 1932 में पूना एक्ट आया था, उसके बाद हरिजन पत्रिका निकाली थी, ठीक है। और इंडियन ओपिनियन, जब ये साउथ अफ्रीका में थे तब 1904 में इंडियन ओपिनियन। क्या करना है, उनके घटना कालखंड में समय के अनुसार उनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सी घटना है उसको हमने क्या करना है, सीरीज पे लगाना है। तो देखो पहला कौन हुआ, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का हुआ 1917 में गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर की घटना हुई, ये क्या हुई 13 अप्रैल 1919 को। फिर क्या हुआ, फिर आपका हुआ मोपला विद्रोह, ये हुआ 1921 में, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है। 20 अगस्त, ये एक मुसलमान कृषक थे, उनका क्या था विद्रोह था 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। फिर होता चोरा चोरी कांड 1922 में, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। ये होता चोरा चोरी कांड। तो इनका जो क्रम होगा वो क्या आएगा, पहले आपका आएगा चंपारण पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका आएगा कौन, अमृतसर जलियांवाला बाग कांड, तीसरे नंबर पर आपका आएगा मोपला, और चौथे नंबर पर आपका चोरा चोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज, ये कथन किसका है, गांधी जी ने कथन, ये नारा कब दिया, एक वर्ष में स्वराज, गांधी जी ने नारा कब दिया, एक वर्ष में स्वराज, गांधी जी ने नारा किस टाइम दिया, ठीक है। दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन के समय। तो गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज नामक जो नारा दिया था वो दिया था आपका असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू की, अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था में रैंक देना किसी को, ठीक है, ये व्यवस्था अकबर ने कब शुरू की थी, 1973, सॉरी 1573, 1582, 1564 या 1575। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला 1575, ठीक है। 1973 में अकबर ने क्या क्या, फतेहपुर सीकरी नगर बसाया इसने, फतेहपुर सीकरी नगर क्या बसाया अकबर ने। 1982 में इसने क्या किया, तो एक धर्म चलाया दीन इलाही, दीन इलाही धर्म चलाया इसने। 1564 में इसने क्या किया, जजिया कर समाप्त किया हिंदू पे, जजिया कर की समाप्ति की किसने, अकबर ने। और 1975, 1875, ये 1875 नहीं 1575 है, ठीक है, सॉरी 1575 है, 1875 नहीं होगा, ये टाइपिंग में क्या होगा गड़बड़ी होगी, ठीक है। 1575 में इसने क्या किया, इबादत खाने का निर्माण किया, इबादत खाना यानी कि पूजा गृह जो बनाए थे इसने फतेहपुर सीकरी में, उसका निर्माण भी किया, और दूसरी क्या मनसबदारी व्यवस्था भी चलाई थी इसने, कब 1575 में। तो ये यहाँ पे प्रिंट गलत हो गई, 1575 है, ठीक है। दक्षिण का भोज किसे कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का भोज, जो राजा भोज थे उन्हीं के आधार पे दक्षिण का भोज यानी कि दक्षिण भारत का भोज किसे कहा जाता है, कृष्णदेव रॉय, देवराज द्वितीय, हरिहर या वीर नरसिंह।
तो दक्षिण का भोज कहा जाता है कृष्णराय देव। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक था कृष्णराय देव। इसमें क्या थे, 8 विद्वान रहते थे, इस कारण से क्या कहा जाता है दक्षिण का भोज। अगला है हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा निम्न में किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। ठीक है, तो ये हाँ आपका किसमें, हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में और कौन कौन से जो हड़प्पा कालीन नगर वो मिले हैं, वो मिले आपका, एक तो मिला रंगपुर, ठीक है, अगला मिला आपका कौन सा, रोजदी, ठीक है, फिर मिला कुंतासी, फिर एक और आपका मिला सूरकोटड़ा, ठीक है, फिर आपका मिला है भगत राव, फिर लोथल, सबसे प्रमुख नगर जो यहाँ मिला है वो कौन है, लोथल, ठीक है, मालवण। इतने नगर कहाँ मिले हैं आपके गुजरात में, मालवण, ठीक है, रंगपुर, रोजदी, कुंतासी, सूरकोंडा, लोथल और मालवण, इतने नगर आपके मिले कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, हरियाणा में क्या क्या मिला है, हरियाणा में जो जो नगर मिले उनमें कौन कौन से हैं, देखो सबसे बड़ा जो नगर मिला बनवाली हरियाणा में, ठीक है, फिर मिला राखीगढ़, इसकी आजकल क्या खोज फिर से दोबारा, मतलब अभी यहाँ पे खोदा जा रहा है राखीगढ़, तो अभी इसमें क्या 5000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं, ये अभी 2-4 दिन पहले के न्यूज है राखीगढ़। ठीक है, ये आपका हरियाणा में ही है। ठीक है, मिताथल, ये आपका करंट अफेयर में भी आ सकता है क्योंकि आजकल, ठीक है, मिताथल, कुणाल, ठीक है, भगवानपुरा, ये भी कहाँ मिला है, हरियाणा में, भगवानपुरा। ठीक है, राजस्थान में क्या क्या मिला है, राजस्थान में आपका मिला कालीबंगा, राजस्थान में जो नगर मिला हड़प्पा कालीन वो कौन है, कालीबंगा। ठीक है, पंजाब में क्या क्या मिला है, देखो पंजाब में तो एक प्रमुख नगर आपको पता ही हो, रोपड़ कहाँ है, जो हड़प्पा कालीन नगर है वो है पंजाब में, रोपड़। ठीक है, बाड़ा असंगोल, अगला नगर है बाड़ा, अगला है संघोल। ठीक है, तो ये आपके कहाँ मिले, इतने पंजाब में मिले। अगला क्वेश्चन आपका, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह, गया, मगध या वैशाली। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, राजगृह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। जो द्वितीय बौद्ध संगति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। ठीक, कुंडलवन कश्मीर उस टाइम का। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है, उस टाइम वहाँ का क्या शासक कौन था वैशाली का, काला शोक शासक था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका राजगृह में। उस टाइम जो शासक था वहां पर वो था अजात शत्रु। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, उस टाइम वहां का शासक था अशोक। चौथी जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, उस टाइम वहां का शासक कौन था, कनिष्क महान। ठीक है, अगला है निम्न बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाई। ये आपके क्या है, ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। ये बंदरगाह दिए हैं, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम में लगाना, पारादीप, हल्दिया, चेन्नई या तूताकुरिन। तो देखो पारादीप आपका कहाँ है, उड़ीसा में, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, चेन्नई तो आपका तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, इनको क्या क्रम में लगाना है, तो पहला कौन सा आएगा, पहला सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल है तो पहले दूसरा नंबर का आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आपका उड़ीसा है उसके नीचे तो पहले नंबर का आएगा, फिर आपका जो दोनों ये तमिलनाडु में और इन दोनों में ऊपर है आपका चेन्नई, तो ये तीसरा वाला आएगा, फिर इसका आपका डी वाला आएगा, तूताकुरिन सबसे नीचे है। ठीक है, कन्याकुमारी साइड। अगला है यानी कि 4 2 1 3 4 इसका कर्म होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्न में से कौन सा तट बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं है,
या बंगाल की खाड़ी, कौन सा समुद्री तट बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं है, ठीक है। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट और कन्नड़ तट। तो देखो कन्नड़ तट कहाँ है, अरब सागर की तरफ है, तो ये यहाँ पे उत्तर बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं होगा। ये कहाँ से, गोवा से, गोवा टू मंगलौर तक, कर्नाटक में जो मंगलौर है वहाँ तक आपका कन्नड़ तट है, ठीक है। मंगलौर से कन्याकुमारी आपका कौन सा है, आपका है मालाबार तट, ठीक है। मंगलौर से कन्याकुमारी कौन सा आपका, मालाबार, ठीक है। उत्कल तट का है, देखो उत्कल तट है आपका कहाँ पे, उत्कल तट आपका महानदी से गंगा डेल्टा तक, उड़ीसा में महानदी का बेसिन है, महानदी बेसिन से गंगा का बेसिन तक, जो बंगाल में गंगा का बेसिन, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, वहाँ तक का तट क्या कहलाता है आपका, उत्कल तट। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक कहलाता है, उत्तरी सरकार तट कहलाता है आपका पुलकित झील उड़ीसा में, वहाँ से महानदी नीचे महानदी डेल्टा तक, पुलकित झील जो आपके नीचे विशाखापट्टनम से भी नीचे है, क्या बोलते हैं वहाँ का नाम, चेन्नई से ऊपर, ठीक है। पुलकित झील से महानदी डेल्टा तक जो आपका तट है वो क्या कहलाता है आपका, उत्तरी सरकार तट। और कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है आपका वो क्या कहते हैं वहाँ का, कन्याकुमारी से और पुलकित झील तक। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ कहलाता है, कन्याकुमारी से नीचे तमिलनाडु तट है और पुलकित झील तक। तो ये आपके क्या है, भारत के समुद्री तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र, अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र, तो जो अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र है वो आपका है गुजरात में, वो आपका कहाँ है, गुजरात राज्य में, ठीक है। गुजरात में एक दो पेट्रोलियम क्षेत्र और हैं, एक है खंबात, ठीक है, फिर आपका कलोल, ये भी आपका गुजरात में है। अगला आपका तुनेज, सॉरी लुनेज, ये भी गुजरात में है। असम में कौन सा, असम में सबसे प्रसिद्ध है नहर कटिया, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र असम में है। डिगबोई, ये भी असम में है, ठीक है। आपका सूरमा घाटी, ये भी असम में, सूरमा घाटी पेट्रोलियम क्षेत्र, ये भी असम में है, ठीक है। हुगलीगंज मोरिन, ये भी असम में, हुगलीगंज मोरिन पेट्रोलियम क्षेत्र, ये असम के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन है, बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र ये आपका महाराष्ट्र में। बसीन पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई भारत के क्या है, सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र, जहाँ से भारत की लगभग 60% पेट्रोलियम क्या उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है, ठीक है। फिर है बसीन, बसीन पेट्रोलियम क्षेत्र है। एलियाबेट, एलियाबेट पेट्रोलियम क्षेत्र, ये भी कहाँ आपका, महाराष्ट्र मुंबई के आसपास, ठीक है। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कौन से पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, तमिलनाडु में नारिया, नारिया नाम पेट्रोलियम क्षेत्र आपका तमिलनाडु में है। कोवलीपल्लम, कोवलीपल, ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। इतने पेट्रोलियम क्षेत्र आपके कहाँ हैं, तमिलनाडु में। असम में नहर काटिया, डिगबोई, सूरमा घाटी, हुगलीगंज। गुजरात में आपका अंकलेश्वर हो गया जिसका ये क्वेश्चन है, खंबात, कलोल, तुनेज। महाराष्ट्र में बम्बई हाई, बसीन, एलियाबेट। तमिलनाडु में नारियानाम, कोवलीपल, ठीक है। फिर अगला है तिलफाड़ा नहर, निम्न में से किस नदी पे है, तिलफाड़ा नहर, कावेरी, मयूराक्षी, दामोदर, विस्पा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तिलफाड़ा नहर किस नदी पर है, ये आपकी मयूराक्षी नदी पे है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कावेरी नदी पे कौन सी नहर है, कावेरी नदी पे है आपकी भवानी नहर, तमिलनाडु में, भवानी नहर तमिलनाडु में, ठीक है। दामोदर नदी पे एडन नहर है, दामोदर नदी पे कौन सी नहर है, वेस्ट बंगाल में, एडन नहर है, ठीक है। फिर मिदनापुर नहर है, ये आपकी वेस्ट बंगाल में मिदनापुर नहर, ये आपकी कोशी नदी पे है, मिदनापुर नहर कहाँ आपकी, कोशी नदी पे, ठीक है। विस्पा नदी पे कौन सी नहर है,
ये उड़ीसा में है विस्पा नदी, इस पे नहर है आपकी केंद्रपारा नहर, केंद्रपारा नहर आपकी विस्पा नदी पे, ठीक है। कृष्णा जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच है? कृष्णा नदी पे जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, या महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा जो जल विवाद है वो है महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, ठीक है। इन्हीं तीन राज्यों से होकर जाती है कृष्णा नदी, ठीक है। इन तीनों के बीच है कृष्णा जल विवाद, ठीक है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात के बीच कौन सा है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात के बीच है आपका नर्मदा नदी जल विवाद। नर्मदा नदी जल विवाद कहाँ है? मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। आपका कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच कौन सा है? कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच सबसे जो प्रमुख जो सब प्रसिद्ध जल विवाद है वो कावेरी। इसमें थोड़ा बहुत कौन आता है? पुडुचेरी भी आता है, ठीक है। पुडुचेरी भी इसमें शामिल यूनियन टेरिटरी है। कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है तुंगभद्रा नदी जल विवाद, तुंगभद्रा नदी जल विवाद, ठीक है। क्योंकि जो प्रायद्वीप भारत है उसमें क्या जो नदियां हैं वो बरसात वाली नदियां, तो पानी की क्या रहती है? कमी रहती है। इस पर क्या जो डैम वगैरह बनते हैं तो काफ़ी जल विवाद हो जाता है दोनों राज्यों के बीच, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है कि जब जल विवाद होता है किन्हीं दो राज्यों या तीन राज्यों के बीच, ठीक है, तो उसको निपटाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। जो अंतर्राज्यीय जल विवाद होते हैं तो उसको निपटाने के लिए जो एक्ट है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट 1956 का एक्ट है, अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक ट्रिब्यूनल कहते हैं अधिकरण, ठीक है। उसके क्या एक गठन किया जाता है जो मामले को सुलझाता है, ठीक है। इसमें क्या जो कोर्ट के जज वगैरह होते हैं वो गठित उनके द्वारा गठित की जाती है और दोनों पक्षों को और जितने भी पक्ष इसमें सम्मिलित उनको सुन के एक फैसला दिया जाता है। ये मामले के कोर्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रिब्यूनल के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो वो जो अधिनियम है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम वो 1956 में पारित किया गया है जब पानी पे लड़ाई हो जाती है राज्यों की। अगला है ज्योग्राफी क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जो वायुमंडल की जो परत होती है जो सबसे नीचे रहती है वो कौन सी होती है? तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा क्षोभ मंडल, 0 से 18 किलोमीटर पे हाइट पे, ठीक है। अगला तुम्हारा जो 18 से 50 किलोमीटर पर रहती है वो रहती है आपकी समताप मंडल। आयन मंडल कहाँ रहता है आपका? आयन मंडल रहता है तुम्हारा कहाँ पे? 80 से 400 के बीच। वायुमंडल 400 से जो ऊपर रहता है, ठीक है, 400 से ऊपर रहेगा वो आपका वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। और 50 से 80 के बीच रहता है आपका मध्य मंडल। 50 से 80 के बीच आपको कौन रहता है? मध्य मंडल, ठीक है। तो ये आपके परतें 5 परतें होगी। सबसे पहले समताप मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ये आपकी वायुमंडल की परत है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है 3 मार्च, 9 अक्टूबर, 7 अप्रैल या 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को आपको मनाया जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है, कमेंट में बताना है 3 मार्च को क्या मनाया, कौन सा दिवस मनाया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका 3 मार्च वाला ये आपको बताना है, ठीक है, नहीं तो मैं आप कमेंट में पिन कर दूंगा। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो भारतीय मानक समय रेखा है जहाँ से भारत का टाइम फिक्स होता है, जो भारत का टाइम जोन है वो कितने पे? 82.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो रेखा है भारतीय मानक समय रेखा वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है
भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें भारतीय जो समय रेखा है वो नहीं गुजरती है? तो आपका कौन सा? झारखंड से नहीं गुजरती। ठीक है, तो भारतीय जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पे वो 5 राज्यों से गुजरती है आपकी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और अंतिम में कौन है? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से गुजरती है आपकी कौन सी? मानक समय रेखा भारत की। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका। ठीक है, वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अगला है नेपाल हिमालय निम्न में से कौन सी नदियों के मध्य है? नेपाल हिमालय, तो हिमालय के 4 भाग हैं 5। ठीक है, आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय जिसमें हमारा उत्तराखंड है, नेपाल हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो इसमें जो नेपाल हिमालय है ना वो किन नदियों के मध्य बसा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, और तीस्ता नदी जो आपकी सिक्किम और नेपाल के बीच बहती है। ठीक है, इन दोनों के बीच बसा हुआ है आपका सिक्किम में बहती है जो, ठीक है, तीस्ता गंगा की सहायक नदी है, तो इसके बीच बसा हुआ आपका नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र कभी कभी से दिबांग भी बोलते हैं, दिबांग नदी जो लास्ट में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के सहायक है तीस्ता, और दिबांग नदी किसके सहायक है? ब्रह्मपुत्र के। इनके मध्य कौन सा हिमालय है? इनके मध्य है पूर्वी हिमालय, यानी कि पूर्वोत्तर भारत है जो, यहाँ पे जो 7 सिस्टर जो आते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय। सिंधु व सतलज के बीच कौन सा है? पंजाब है कश्मीर हिमालय, कश्मीर पंजाब हिमालय। ठीक है, और सतलुज और काली के बीच कौन है? काली नदी हमारे उत्तराखंड में, तो इसमें आएगा कुमाऊं हिमालय। इन 2 नदियों के बीच क्या होना है? कुमाऊं हिमालय बसा हुआ है। भूमध्य सागर का प्रकाश घर किसे कहते हैं? निम्न में ये क्वेश्चन है 20 वाला। भूमध्य सागर का प्रकाश घर माउंट किलिमंजारो, माउंट कैमरोन, माउंट स्ट्रम्बोली या माउंट बैरेन? ठीक है, तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश घर है वो कहा जाता है माउंट स्ट्रम्बोली को। ठीक है, माउंट बैरेन कौन है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान एंड निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि अंडमान में कौन सा है? अंडमान द्वीप में कौन सा? माउंट बैरेन। ये भारत का एकमात्र, इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, माउंट कैमरोन, माउंट कैमरोन आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ये माउंट कैमरोन कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो अफ्रीका को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी की भूमि कहा जाता है अफ्रीका को। माउंट किलिमंजारो ये आपका प्रशांत महासागर में है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व में। कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर में। ये क्या है? सबसे सक्रिय, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसमें पॉलिटी का। राज्य का के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल होता जो, ठीक है, महाअधिवक्ता होता है राज्य में, जो सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या सरकार का पक्ष रखता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय आपका हाई कोर्ट, और राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाअधिवक्ता की इसकी नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को उनके पदों से हटाने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य के लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा होना था यहाँ पे। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, उनको हटाने की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी कि जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य का लोक सेवा आयोग कौन सा है? यूकेपीसीएस। ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे क्या कहते हैं? यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये वैसे आपका यूपी का होगा यूपीपीएससी, आपका क्या होगा? बिहार का होगा बीपीपीएससी, जिसका पेपर परसों ही लीक हो गया है। ठीक है, बिहार वालों का। तो इनकी जो नियुक्ति होती है ना वो सॉरी, इनको जो पद से हटा सकता है वो शक्ति किसमें? क्योंकि ये राज्य हैं,
तो इनको पद से हटाने की शक्ति किस में है? इनको पद से हटाने की शक्ति है आपके राष्ट्रपति में, ठीक है। इनको नियुक्त राज्यपाल करता है। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। ये अपना इस्तीफा किसको देता है? राज्यपाल को। लेकिन हटाने की शक्ति, इनको पद से बर्खास्त करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। भले ये राज्य के हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल से भी इनको क्या करता है? नियुक्त करता है, ठीक है। इनकी जो उम्र होती है सेवा करने की वो 62 साल होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता, उच्च न्यायालय का भी कोई रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा केंद्र राज्य संबंध सुधार से संबंधित नहीं है? ये कौन सा टर्म है कि केंद्र यानी सेंटर और राज्य सरकार से संबंध जो होते हैं उनके रिलेशन, उनसे संबंधित सुधार से संबंधित नहीं है, ठीक है। पूछिए आयोग, पश्चिम बंगाल संस्मरण पत्र, तारकुंडे समिति या राजमन्नार समिति, ठीक है। तो इसमें से जो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, जो और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वो तारकुंडे समिति। ये जब जेपी नारायण ने 1970-71 में क्या चलाया था, 72 अपने आंदोलन चलाया था, उन्होंने क्या, जेपी नारायण ने तारकुंडे समिति को गठन किया था केंद्र राज्य संबंध से संबंधित 1974 में, ठीक है। तो उनसे संबंधित। बाकी पूछिए आयोग, पश्चिम बंगाल संस्मरण पत्र और राजमन्नार समिति, ये सब किससे संबंधित है? आपके केंद्र राज्य संबंधों से। इसमें एक और समिति और आती है जो केंद्र राज्य संबंधों से परिचित समिति है, सरकारिया समिति। ये भी काफी बार पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी इनसे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने करी थी 1969 में। पश्चिम बंगाल संस्मरण पत्र तो आपको वेस्ट बंगाल का ही है 1977 में। और ये केंद्र सरकार ने, पूंछी आयोग केंद्र सरकार ने कराया था आपको 2007 में। किसके लिए? केंद्र और राज्य के संबंध सुधार के लिए, ठीक है। अगला है, संसद व विधानमंडल के कोरम की आवश्यकता को समाप्त किस संविधान संशोधन में किया गया? कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसमें क्या, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में कोरम क्या होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती सदन चलाने के जितने सदस्य की, वो कोरम कहलाते हैं। वो समाप्त, इस रिक्वायरमेंट को समाप्त किस संविधान संशोधन में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। जब क्या इमरजेंसी लगी थी उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, बहुत सारे क्या कर दिए थे, संविधान संशोधन कर दिए थे। और इस 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में, जो 42वें संविधान संशोधन में संशोधन हुए थे उनको पलटा था जनता सरकार ने, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार आई थी उसके बाद, इमरजेंसी के बाद, ठीक है। तो उन्होंने क्या इसमें पलटा था सारे के सारे फैसले। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, दल विरोधी कानून बनाया था, 10वीं अनुसूची को ऐड किया था, 10वीं अनुसूची को ऐड किया था। और 10वीं अनुसूची किसके लिए है? दल बदल, जब जो नेता लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं उनको रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था 1985 में। और उनका क्या, ये पहले 52वां संविधान संशोधन था। 31वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 31वें संविधान संशोधन में हुआ आपका, जो लोकसभा की सीटें थी पहले थी आपकी 528, फिर इसको कितने कर दिया? 545, जो वर्तमान में 545 कर दिया था 31वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब देखो 42वें संविधान संशोधन में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, क्योंकि मैंने इसको कहा क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो यही हुआ था, ठीक है। एक यहाँ पे जोड़े गए मूल कर्तव्य, इंपॉर्टेंट क्या है, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला आपके क्या, संविधान संशोधन की न्यायिक, जो संविधान संशोधन होगा उसको क्या न्यायिक जांच से क्या कर दिया था, बाहर रखा था। 44वें संविधान संशोधन में इससे बदल दिया गया था और उसे संविधान संशोधन को न्यायिक जांच में फिर से दोबारा डाल दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जो हमारी विधानसभा होती है राज्य की, जिसमें हमारे विधायक लोग बैठते हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है यानी कि स्पीकर होता है, वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या विधानसभा के उपाध्यक्ष को? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय या विधानसभा उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा सौंपता है? राज्य विधानसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, वो सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। और विधानसभा उपाध्यक्ष किसको सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष को। वैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी होता है, और वैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में भी होते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। नियंत्रक
व महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इसका नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, इसकी जो वो होता है वार्षिक जो प्रतिवेदन यानी कि जो रिपोर्ट होती है उनकी जांच कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोक लेखा समिति या संसद? तो इसकी रिपोर्ट की जो जांच करती है वो करती है आपकी लोक लेखा समिति, जिसे 1921 में गठित किया गया था, ठीक है। 1919 के अधिनियम के अनुसार 1921 में गठित किया गया था लोक लेखा समिति को, ठीक है। ये जांच करती है किसकी? कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट को। और कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को। क्या करता है? अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति से कहाँ रखता है? संसद में रखता है, संसद के सामने रखता है वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट। कैग का मेनली काम क्या होता है? जो भारत के खर्चे होते हैं ना, उनको क्या, उनका ऑडिट करना, परीक्षण करना, और उस ऑडिट की रिपोर्ट को कहाँ देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति से कहाँ रखता है? आपका संसद में रखता है। और उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका कौन सा? विपक्षी पार्टी का मुख्य नेता, विपक्ष का नेता। जो संसद में विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वो होता है किसका? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ठीक है। तो इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसे भी आप क्या कर दो? नोट कर दो, किसी भी पेपर में पूछी जाती है हर पेपर में। जो वो हमारी वर्तमान राज्यसभा है, जो आज की राज्यसभा है, उसे पहली बार कब स्थापित किया गया था? आपको पता है जो राज्यसभा है वो हमारे कौन है? अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। भंग कौन होती है? हमारी लोकसभा होती है। तो इसको कब स्थापित किया था? 1947, 1950, 1951, 1952। तो जो वर्तमान राज्यसभा है उसे स्थापित किया गया था 1952 में, ठीक है। आपातकाल के दौरान, तापातकाल नहीं, आपातकाल के दौरान निम्न में से मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? इमरजेंसी लगती है जब किसी भी देश में, किसी भी देश के, हमारे देश में, ठीक है, भारत में, तो उनमें से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? यानी हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ कुछ मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं और कुछ कुछ क्या रहते हैं? बचे रहते हैं। तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो बचे रहते हैं, जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान भी, आपातकाल के दौरान भी? अनुच्छेद 14 या 15 ये समता का अधिकार है, 19 या 20, 20 या 21, 18 या 19, ठीक है। तो जो खत्म नहीं होते वो अनुच्छेद, वो कौन है आपके? 20 और 21, ठीक है। फिर है निम्न में राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान कौन नहीं करता? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि जो होने वाला अब जुलाई में, तो उनमें मतदान कौन नहीं करता है? निम्न में से कौन सा मतदान नहीं करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? वोट नहीं देते आपके कहाँ पे? विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट नहीं देते आपके कहाँ पे? राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में। ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वो निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त आयोग का क्या गठन किया जाता है? 243 के, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जी या अनुच्छेद 243 डी? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों के लिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 243 आई, ठीक है। अनुच्छेद 243 आई में क्या है? आपका प्रावधान रखा गया है वित्तीय आयोग गठन करने। 243 के में क्या है? इसमें पंचायतों का चुनाव, ठीक है, हर 5 साल में चुनाव होता है। 243 जी में क्या है? पंचायतों की शक्ति की, पंचायतों की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। और 243 डी में आरक्षण, सीटों का आरक्षण किस में रखा गया है? 243 डी में। 243 ई में कार्यकाल रखा गया, पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? ये 243 ई में रखा गया 5 साल होता है, ठीक है। तो ये आप क्या कर दो? नोट कर दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की संविधान सभा निर्माण करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा निर्माण करने के लिए पहली बार कब मांग की थी? जो ऑफिशियली मांग थी किसकी? संविधान सभा की, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? 1934, 1938, 1935, 1940। जो पहली बार मांग की थी कांग्रेस ने वो की थी 1935 में ऑफिशियली, ठीक है। 1934 में जो एक थे एम.एन. रॉय, इन्होंने पहली बार क्या प्रस्ताव रखा था? किसका? संविधान सभा का गठन करने का 1934, और 1935 में क्या कांग्रेस ने रखा था, ठीक है।
जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट होते हैं, उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि हमारे हाई कोर्ट नैनीताल है उत्तराखंड में, ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री वगैरह बैठते हैं जहाँ पे, या राज्य का महाअधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट जनरल होता है, जो सरकार के क्या फैसले के लिए क्या लड़ता है कोर्ट में। तो जिले के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये करता है आपका राज्यपाल, ठीक है, किसकी सलाह पे? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे। भारतीय संविधान में अगला 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? जब हमारा संविधान बना था तो जो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो निर्वाचन की पद्धति है वो किस देश से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या कनाडा? ये हमने ली है आयरलैंड से, ठीक है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति है, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो हमारा भाग 4 है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक भारत की नीति निदेशक तत्व, वो भी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं, DSSP, ठीक है, DPSP कहते हैं जिनको, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, ठीक है। और राज्यसभा का नामांकन आयरलैंड से 3 चीजें ली गई हैं, और जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है वो भी किससे लिया गया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति पे आयरलैंड से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है हमारी संसद की प्रणाली, संघीय प्रणाली बोलते हैं जिसको, संघीय प्रणाली। जो हमारे द्विसदन है वो ब्रिटेन से उच्च और निम्न सदन, ठीक है। और एकल नागरिकता, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एक नागरिकता, एक देश एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटेन से। अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, एक देश की और राज्य की। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अमेरिका के संविधान से ली हमने वो मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं भाग 3 में, वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज अमेरिका से लिए हमने न्यायालय की स्वतंत्रता, जो हमारे कोर्ट हैं उनको फ्रीडम दी गई, जो स्वतंत्रता है न्यायालय की डिसीजन मेकिंग में, वो भी अमेरिका से ली गई है। अगला अमेरिका से राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति है जो भारत में, वो भी हमने कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्लोकन भी कहाँ से लिया गया है? हमारा अमेरिका से। और मैंने एक चीज़ और बोली थी क्या, कोर्ट की स्वतंत्रता, ये भी न्यायालय की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, केंद्र, जो केंद्र सशक्त होता है ना, जिसमें क्या केंद्र और राज्य, भारत में भी केंद्र जो सशक्त है, केंद्र को ज़्यादा शक्ति, ये कहाँ से लिया गया? हमने कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल जो हमारा गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति भी केंद्र करेगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहाँ से लिया हमने? कनाडा से लिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसको कहा गया? आर्टिकल 32, जिसमें हम क्या, जब हमारे मौलिक अधिकारों का क्षरण होता है तो हम क्या लगाते हैं? रिट लगाते हैं कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत? 226। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम रिट लगाते हैं। तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था, ठीक है। यानी कि हमारे अधिकारों का संरक्षण ही खुद ही हमारा एक अधिकार है। तो ये क्या है? आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 आपका समता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी, अस्पर्शता का अंत, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है? हमें 6 के अधिकार मिले हैं, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, अपने जो करने की, जो आपके हमारी स्वतंत्रता है वो किसमें? आर्टिकल 19 में 6 हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है।
अगला है निम्न में से कौन सा व्यक्ति जीएसटी काउंसिल का सदस्य नहीं होता है। जो हमारी जीएसटी काउंसिल होती है ना देश की, जिसमें जीएसटी के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति जीएसटी काउंसिल का सदस्य नहीं होता है। केंद्र का वित्त मंत्री, या केंद्रीय राजस्व व वित्त राज्य मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य का वित्त मंत्री। तो देखो इसमें याद रखने का तरीका, जीएसटी मतलब वित्त का है तो इसमें सारे वित्त वाले तीनों हैं। मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो मुख्यमंत्री इसका क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर देश का क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है किसका, जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, उपाध्यक्ष इनमें से एक होता है। ठीक है, तो राज्य क्या वित्त मंत्री भी इसमें आता है, राज्य वित्त मंत्री भी इसमें आता है और केंद्रीय वित्त मंत्री भी इसमें आता है। राज्य का मुख्यमंत्री क्या जीएसटी काउंसिल के सदस्य नहीं होते। कौन कौन होते हैं इसके सदस्य, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और राज्य का वित्त मंत्री। ठीक है, 28 फरवरी 36वां क्वेश्चन है। 28, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 28 फरवरी 2020 को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड आपने सुना होगा, सेबी, जो शेयर मार्केट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इंदिरा नूई, लीना नायर, दिव्य सूर्यदेवरा या माधवी पुरी। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो माधवी पुरी बुच को बनाया गया। इसका आगे एक नाम पीछे बुच भी है। ठीक है, माधवी पुरी बुच। ठीक है, इनको क्या पहला अध्यक्ष बनाया गया, प्रथम महिला अध्यक्ष है सेबी की। हाल में ही किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन जीता है। कबड्डी का जो चैंपियनशिप होता है, जैसे आईपीएल होता है, उसी के तर्ज पे प्रो कबड्डी लीग होता है, तो उसको किसने जीता है, उसको जीता 8वां सीजन दबंग दिल्ली ने। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके किसी भी पेपर में जो 2022 में हो, चाहे डीएलएड हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एसआई हो, पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, कोई सा भी पेपर हो, या आपका आरओ एआरओ कोई सा भी हो, इसमें आने वाला है। ठीक है, भारतीय वायु सेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2021 का आयोजित किया। भारतीय वायु सेना ने वायु अभ्यास 2021 नहीं 2022 था। ठीक है, भारतीय वायु सेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित किया, पोखरण, बीकानेर, रानीखेत या चांदीपुर। ठीक है, तो ये क्या आपने पोखरण में, भारतीय वायु सेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 पोखरण में किया है। अगला है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की। जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ अभी फिलहाल हाल ही में, उसकी मेजबानी किस देश ने की, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो उसकी मेजबानी की थी आपकी न्यूजीलैंड ने। 7 मार्च 2040 क्वेश्चन है, 7 मार्च 2022 को किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम गंगा। ये कहाँ स्थापित हुआ है, ये हुआ आपका आईआईटी रुड़की में, उत्तराखंड में, आईआईटी रुड़की में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो ऊंट का मतलब आपका कहाँ है, ऊंट का मतलब होता है आपका राजस्थान, और ये चारों जगह राजस्थान में। तो बताओ कहाँ किया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन। ठीक है, तो ये हुआ आपका किसमें, बीकानेर में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये क्या आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। ऑस्कर 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। जो ऑस्कर 2022 हुआ अभी भी मार्च में, ठीक है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो किसको दिया गया, वो दिया है कोडा फिल्म को। कहाँ पे है कोडा, हाँ ये चौथे नंबर, कोड नहीं है कोडा है। ठीक है, कोडा फिल्म को क्या दिया गया है, कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया ऑस्कर 2022 में। ठीक है, सीरी का किले का निर्माण किसने किया था, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सीरी के किले का निर्माण किसने किया था, सीरी के किले का निर्माण किया था आप किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण किया था, अलाउद्दीन का झोपड़ा, अलाउद्दीन का झोपड़ा। ठीक है, पदावली किसके गीतों को संकलित किया गया है, जो पदावली है उसमें किसके गीतों को संकलित किया गया है, कबीर, तुलसी, मीरा या सूरदास।
तो पदावली में मीरा के गीतों को संकलित किया गया है। कबीर के गीतों का संकलित किसमें किया गया? बीजक में। सूरदास ने क्या क्या किया है? सूर सागर लिखा है, सूरावली लिखा है और साहित्य लहरी लिखा है। साहित्य लहरी, ठीक है। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है, गीतावली लिखी तुलसीदास ने, ठीक है। जानकी मंगल लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, दोहावली लिखी है। ये सारे पुस्तक किसने लिखे? तुलसीदास ने। निम्न में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? जो हम फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा है, उसका प्रबंधन का उद्देश्य भारत में नहीं है। भारत में कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति और अनुकूलन। उसका भारत में क्या, जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा, उसका प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से धन की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो धन की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? खरीदने की शक्ति बराबर रहती है, बढ़ती है, घटती है या अप्रवाहित रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो धन की क्रय की शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है, रिजल्ट उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है। अगर मुद्रास्फीति घटेगी तो धन की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और बढ़ेगी तो घट जाएगी। भारत ने अपनी पहली औद्योगिक नीति कब पेश की? 1946, 1948, 1949, 1949। तो भारत ने जो अपनी पहली औद्योगिक नीति है वो करी थी 1948 में घोषित। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्यूबा, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी या पेरिस? तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक कहते हैं जिसको, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल नगदी नहीं है? इन फसलों में देखो नगदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, गन्ना, ज्वार या मूंगफली? निम्न में कौन सी फसल नगदी नहीं है? तो ज्वार की फसल क्या है? यहाँ पे नगदी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है ना, उसका आधार वर्ष क्या है? क्वेश्चन लिख दो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? इसका जवाब आपने देना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो के क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप लाइक शेयर करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है और ऐसे हम आपको क्या मॉक पेपर देते रहेंगे। इसमें हमारे 50 क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ आंसर छिपे हुए हैं। तो आपके लगभग कितने हो रहे हैं? 150 से 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में 50 मिनट की या 1 घंटे की वीडियो आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। आप क्या करो, जो ये क्वेश्चन के जिंदगी में जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनको नोट करते रहे कॉपी में, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहे, तो आपका क्या काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो चलो मिलता है अगली वीडियो में। ऐसे अपना क्या करें, सपोर्ट बनाए रहे हमारे लिए। थैंक यू।